आप सभी इन्वेस्टर का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आज तक स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक मार्केट का प्लेयर डिस्कस नहीं करता है, रादर डिस्कस करने से भी डरता है। मैं ये कहता हूं कि रियल डिस्कशन तो जरूरी है। हम आज रहते हैं किस में? डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी में अपनी बात सरकार तक पहुंचाना आपका काम है, अपनी समस्या सरकार तक पहुंचाना आपका काम है, क्योंकि सरकार वो है जिनको यदि समझ में आ जाए कि इनके साथ जेन्युइन हो रहा है या जेन्युइन नहीं हो रहा है तो उस पर सही डिसीजन ले सके। लेकिन उसके लिए कम से कम अपनी बात को तो सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। तो आ रहा है सामने बजट, और बजट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सभी इंडस्ट्री के लोग अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन बजट में या पीएम को या एफएम को देते हैं कि हमारी बजट एक्सपेक्टेशन ये है, या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू देते हैं। तो उनमें क्या होता है, नंबर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो या जेन्युइन इंडस्ट्री हो, सर्विसमैन हो, मिडिल क्लास हो, बिजनेसमैन हो, जनरल पब्लिक हो, कोई भी हो, सबकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। सब ये चाहते हैं कि टैक्स कम हो और गवर्नमेंट ये चाहती है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़े। चलो ये तो टग ऑफ वॉर है, टैक्स कम होना या ज़्यादा होना ये तो डिसाइड करती है गवर्नमेंट और अपने देश के बजट को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करती है। लेकिन एक्सपेक्टेशन सब रखते हैं और एक्सपेक्टेशन के अनुरूप यदि सरकार को लगता है तो हमने कई बार उस पर कदम उठाते हुए भी देखा है। लेकिन दुख की बात यह है, या मैं कहूँगा कि हमारी स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आज तक वो अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि उन्हें डायरेक्टली जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं उस टैक्सेशन पे उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। बल्कि जनरली मैंने यही देखा है कि वो यही डरते हैं कि बजट में एसटीटी बढ़ जाएगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टाइम 3 साल कर दिया जाएगा, डिविडेंड पे टैक्स बढ़ जाएगा और न जाने कौन सा टैक्स आ जाएगा या क्या बढ़ जाएगा। और यदि बाद में पूरे बजट में इनमें से कोई चीज़ इंक्रीज नहीं होती है तो ये खुश हो जाते हैं कि वाह हम तो बच गए। क्या यही तरीका है? क्या आपको नहीं जानना कि ये एसटीटी क्यों आया, एसटीटी क्यों लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था और कितना लगता है और क्या जेन्युइन होना चाहिए? बस यही बात करेंगे आज के हम इस वीडियो में। चलिए अब हम देखते हैं कि कैपिटल मार्केट में पैसा कहां से आता है, उससे पहले कौन सा टैक्स पे कर रहा होता है और कंपनी जो अर्न क्या कर रही होती है। तो कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के पास पैसा कहां से आता है? वो अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या कोई भी तरीके से पैसा बचाते हैं। तो जो पैसा बचाते हैं वो इनकम टैक्स पे करने के बाद में जो पैसा बचता है उसको बचाते हैं और उसको बचाकर निवेश करते हैं, चाहे वो एफडी में करें या स्टॉक मार्केट में करें, जहां भी निवेश करें वो निवेश करते हैं। यदि वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं या उसके पार्टनर बनते हैं या शेयर होल्डर बनते हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का ओनर माना जाता है, क्योंकि वही कंपनी का रियल ओनर होता है। जब शेयर होल्डर शेयर खरीदते हैं या ओनर बनते हैं तो कंपनी उस पैसे से बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके बिजनेस करती है या प्रोफेशन करती है, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है उसको काम करती है, उस काम के बाद में अर्न करती है, सारे खर्चे निकालती है, इनकम टैक्स पे करती है। इनकम टैक्स पे करने के बाद में जो पैसा बचता है उस पैसे को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है एज ए डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। जब भी डिविडेंड शेयर होल्डर को इशू किया जाता है ये उसी तरह है जिस तरह से एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप करने के बाद में, अर्न करने के बाद में, इनकम टैक्स के भरने के बाद में जो पैसा बचता है वो अपने पार्टनर्स में बांट देती है। तो क्या उस पर कोई डिविडेंड टैक्स या प्रॉफिट शेयरिंग टैक्स लगता है? नहीं लगता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब कंपनी जिसके पार्टनर यानी शेयर होल्डर आप और हम जैसे लोग हैं वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में अपना प्रॉफिट बांटती है, 100% नहीं बांटती है, कुछ परसेंट बांटती है, बाकी रिजर्व में रखती है, लेकिन उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो क्या ये टैक्स पार्टनरशिप पे नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। रादर पार्टनरशिप पे नहीं होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में शेयर्स का डिविडेंड टैक्स फ्री होना चाहिए। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि डबल टैक्सेशन यहां नहीं होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं 1997 में जब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होता था और पूरा उस पर टैक्स लगा करता था और डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री था। वो एक जेन्युइन सी बात थी जो उस समय चला करता था। लेकिन यहां पर 1997 में चिदम्बरम साहब ने क्या किया कि उन्होंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा दिया जो कंपनी को पे करना होता था और शेयर होल्डर के हाथ में ये फ्री कर दिया गया। उनके पीछे लॉजिक क्या था, कभी आपने सोचा है? शेयर होल्डर को डिविडेंड एग्जम मिलता था तो ये तो लॉजिकली ठीक था,
लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनीज बहुत बड़ा डिविडेंड पे करती है, तो क्यों ना इस डिविडेंड पे टैक्स ले लिया जाए। तो इस डिविडेंड पर 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगा दिया, वो कंपनी को पे करना होता था। जब वो कंपनी पे करती थी तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बिल्कुल फिक्स हो गई कि जो डिविडेंड आएगा उस पर टैक्स देना होगा। वो कंपनी से कलेक्ट करना उनके लिए इजी था, क्योंकि इन्वेस्टर के हैंड में यदि वो टैक्स लगा देते तो कई इन्वेस्टर्स ऐसे भी थे जो टैक्स लायबिलिटी में नहीं आते, तो उनको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती या डिविडेंड टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने ये तरीका निकाला। इस तरीके के पीछे लॉजिक क्या था? 1992 में शेयर बाजार में क्रैश आ चुका था, हर्षद मेहता की मंदी आ चुकी थी, और 1992 से 1997 तक का मंदी का टाइम था। उस समय शेयर बाजार में ज्यादा तेजी मंदी नहीं होती थी, तो सरकार को न तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलता था न शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिलता था। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा तेजी मंदी थी नहीं, तो सरकार की रेवेन्यू हिट हो रही थी। तो उन्होंने क्या कहा, कंपनियां जो अच्छा काम कर रही है, बिजनेस तो करती थी, डिविडेंड भी बांटती थी, तो एटलीस्ट जो कंपनी कमा रही है उससे किसी तरह से टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए। इस माइंड के साथ में उन्होंने यहां पर टैक्स लगा दिया। अब ये मैं क्या देख रहा हूं कि जो उस समय की तकलीफ थी, सरकार का ऑब्जेक्ट था टैक्स कलेक्ट करना, उस समय किसी तरह से टैक्स नहीं आ रहा था, तो उन्होंने डिविडेंड के रूप में टैक्स लेके आ गए। उसके बाद में गवर्नमेंट आती है 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी की, यशवंत सिन्हा जी फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। जब भी मैंने ये देखा है कि बीजेपी गवर्नमेंट इस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से समझती है, और उन्होंने, यशवंत सिन्हा जी ने क्या कहा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% था विद इंडेक्सेशन या फिर 10% था, उन्होंने उस सब को कंफ्यूजन को क्लियर करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% कर दिया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एज पर स्लिप जैसा चलता था वैसा चलने दिया। और साथ में डिविडेंड इन्वेस्टर के हैंड में तो टैक्स फ्री था, और जो पी चिदम्बरम ने जो चलाया था उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। तो इसका मतलब ये पहली बार सेंसिबल डिसीजन हुआ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाना एक अच्छा डिसीजन नहीं है, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 20 से घटा के 10 कर दिया, लेकिन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया। अब आते हैं हम 2004 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस गवर्नमेंट आ चुकी थी। पी चिदम्बरम जी यहां पर अगेन फाइनेंस मिनिस्टर बन के आते हैं, और पी चिदम्बरम जी सबसे श्रूड पर्सन थे उस टाइम पर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। और मैंने जो देखा है ना, ये एज ए फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा के लिए मैंने इनको स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट में ही टैक्सेशन लगाते हुए देखा है। 2000 में बाजार में क्रैश हुआ था, जी हाँ, .com बबल, और 2000 से लेकर 2003 तक, यानी कि लगभग 4 तक, जब फरवरी में ये आए थे, उस समय बाजार में कोई तेजी नहीं थी। वो इंडेक्स जो 3000 चलता था वो 2500 से 3000 के बीच में ही चलता रह गया, 3500 के बीच में ही चलता रह गया। तो इसका मतलब उनका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% टैक्स था, वो उनका कोई कलेक्शन नहीं हो रहा था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 30% के हिसाब से, या उस समय जो भी इनकम टैक्स स्लैब थी उसके हिसाब से एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट होता था, उस पर भी उनका कलेक्शन नहीं होता था। तो उन्होंने कहा कि देखो, स्टॉक मार्केट तो चलता नहीं है, या स्टॉक मार्केट में कलेक्शन आ ही नहीं रहा है क्योंकि इन्वेस्टर कमा नहीं रहा है, लेकिन सरकार को अपना टैक्स वसूलना था। उन्होंने सिर्फ एक चेंजेस किया, सोचा मन में कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से कोई कलेक्शन नहीं हो रहा है, और तो क्या करें कलेक्शन के लिए। उन्होंने कहा हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्री कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने फ्री की बात बोली, शेयर बाजार में तेजी आने लगी, लेकिन साथ में इंस्टेंटली उन्होंने कहा कि हम एक नया टैक्स लेके आ रहे हैं, वो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जी हाँ दोस्तों, STT यहां 2004 में पहली बार लेके आए ये लोग। जरा सोचिए, बड़े बैड इंटेंशन से लेके आए कि यहां पर शेयर बाजार में तेजी तो आती नहीं, इसलिए STT से कलेक्शन कर लो। तो STT से जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि उस समय सब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो चुका था, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होने लगती थी, तो इसलिए वहां पैसा छुपाने का या वहां हाइड करने का कोई तरीका नहीं था। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाकर STT लेके आए। जब पहली बार STT लेके आए तो उसमें इनिशियली जो उन्होंने डिक्लेयर किया था 0.125% ऑल ट्रांजैक्शन पे STT। जैसे ही ये डिक्लेयर किया तो हमारे जैसे लोगों ने चिल्लाए कि ये क्या हो रहा है, 0.125%, यानी कि 12.5 पैसे, 1 लाख रुपए पर 125 लेने का और 125 रुपए बेचने का, यानी कि 250 रुपए तो STT पे करना है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो साल में एक बार ही ट्रेड करता है उसके लिए तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए बहुत बड़ी कॉस्टिंग थी। और समय ऐसा महसूस होने लग गया था कि इसके बाद में वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। जब रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उनको समझाया गया, तो उन्होंने उस STT को जो ट्रेडर्स के लिए था वो 10% कर दिया, यानी कि 0.125 की जगह
0.125% कर दिया, या हम ये कहें एक्चुअल में बोला जाए तो 0.025% ओनली ऑन सेट साइड, जो हम ये मान के चलते हैं कि उसको काफी रिजनेबल कर दिया। लेकिन यहां पर एक बात थी, जब उन्होंने ये किया तो उनके सामने ये भी प्रॉब्लम थी कि जो 33% टैक्स दे रहे हैं, जो लोग हाईएस्ट इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो इतना ज्यादा एसटीटी पे कर रहे हैं, जबकि एक इन्वेस्टर जो आज ले रहा है और 5 साल बाद में बेच रहा है तो वो तो बहुत कम पे कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो एसटीटी होगा वो एडवांस टैक्स की तरह ट्रीट होगा उन लोगों के लिए जो बिजनेस इनकम कंसीडर करते हुए 33% टैक्स पे कर रहे हैं, और इसके लिए अलग सेक्शन लाए गए, सेक्शन 88E ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें यह एग्जेम्पशन दिया गया। अब यहां पर किसी भी अकाउंट में कितना एसटीटी पे किया, इसकी कैलकुलेशन या एडवांस टैक्स कितना कलेक्शन किया जाएगा, तो इसके लिए स्टॉक एक्सचेंज को एक अथॉरिटी दी गई कि वो सेक्शन 10DB जनरेट करेंगे, जो एक तरह से टीडीएस सर्टिफिकेट की तरह होगा और वो सर्टिफिकेट एडवांस टैक्स की तरह क्रिएट होगा। लेकिन यहां एक प्रोविजन था कि यदि आप लॉस में हैं तो इस एडवांस टैक्स का रिफंड नहीं ले सकते, नहीं ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन यदि आप प्रॉफिट में हैं तो इससे एज ए एडवांस टैक्स ट्रीट करके आपके एडवांस टैक्स में कंसीडर किया जाएगा। तो जहां तक मैं ये समझ रहा हूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाया गया और एसटीटी लगाया गया। तो जो इन्वेस्टर टाइप के लोग थे उनको एसटीटी पे करना था, और जो ट्रेडर थे जो 33% टैक्स पे करते थे उनको एडवांस टैक्स की तरह ये एसटीटी कंसीडर कर लिया गया। तो यहां तक भी मुझे लगता है कि उन्होंने जो किया वो रीजनेबल था या जस्टिफाइड था। तो ये बात थी 2004 की। लेकिन 2004 से लेकर 2008 तक बाजार में बड़ी तेजी चली। बड़ी तेजी में इन्वेस्टर्स ने भी खूब पैसा कमाया। तो इस केस में सरकार को उन्होंने एसटीटी तो पे की, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री था, इसलिए वहां जरूरत नहीं थी। और जो ट्रेडर थे उन्होंने एसटीटी पे किया, और यदि कमाया तो इनकम में टीडीएस की तरह इसको एडजस्ट कर लिया गया, यदि लॉस में रहे तो वो उनकी कॉस्टिंग हो गई थी। यहां तक ये ठीक चल रहा था। लेकिन 2008 में उन्होंने कहा कि जो एसटीटी जो ट्रेडर्स 33% पे कर रहे हैं उनके लिए ये एसटीटी एडवांस टैक्स था, वो एडवांस टैक्स नहीं होकर अलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा। जरा सोचिए, सिर्फ इतनी सी बात करी जिसमें बजट में ये चेंजेस लेके आए, और साथ में एसटीटी को थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया। मैं यहां नंबर यदि 10, 20, 25% बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो जब भी किया जैसा सरकार ने जरूरत समझा वैसा किया। इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट से ये एसटीटी लेके आए थे और किस कॉन्सेप्ट में आज हम चले गए। अब आप सोचिए कि एक ट्रेडर जो लाखों करोड़ों रुपए का वॉल्यूम करता है, जो इंट्राडे दिन भर ट्रेड करता है, उसका जो इंट्राडे में इस एसटीटी बहुत लंबा चौड़ा पे करता है, उसके बाद में उसको वो मानते थे कि एडवांस टैक्स है, और उसको ऑल ऑफ सडन कह दिया गया कि एडवांस टैक्स नहीं है, ये तो अलाउड एक्सपेंसेस है। मान लीजिए एक ट्रेडर जिसने पूरे साल भर में 10 लाख रुपए कमाया और उस साल में 5 लाख रुपए एसटीटी पे किया। 5 लाख रुपए एसटीटी इसलिए पे कर सकता है कि उसने 10 लाख रुपए कमाने के लिए बहुत सारी ट्रेड्स की होंगी, तो उसने 5 लाख रुपए एसटीटी पे किया। जब उसने 5 लाख रुपए एसटीटी पे किया तो अभी तक क्या था, यानी कि 2008 से पहले, ये पी चिदम्बरम जी ही नहीं ये कबाड़ा किया है, उस समय क्या था कि एसटीटी वॉज एडवांस टैक्स। तो वो क्या देखता था कि उसने 10 लाख रुपए कमाए, उसमें से 33% टैक्स देना है, यानी कि 3.3 लाख रुपए टैक्स भरना है। उसके अगेंस्ट में उसने 5 लाख रुपए एसटीटी पे किया है, तो वो उसका एडजस्ट हो गया और उसको नील टैक्स की लायबिलिटी होगी। लेकिन 1,70,000 रुपए यदि उसने जो ज्यादा एसटीटी पे किया उसका रिफंड का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 थी। दूसरी तरफ यदि उसी इन्वेस्टर ने एसटीटी 5 लाख की जगह 2.5 लाख रुपए पे किया होता तो, और उसका टैक्स लायबिलिटी 3.3 लाख होती, तो उसको 80,000 रुपए यानी कि 3.3 माइनस एडवांस टैक्स यानी कि एसटीटी 2.5 लाख, तो 80,000 रुपए उसको टैक्स पे करने होते थे। तो ये इसकी कोई कैलकुलेशन थी। अब इन्होंने क्या किया कि जो क्लाइंट ने 10 लाख रुपए कमाए, 5 लाख रुपए एसटीटी पे किए, तो एसटीटी को अलाउड एक्सपेंसेस कर दो। बचा कितना, 5 लाख रुपए पे, उससे नया टैक्स लो, कितना, 33%, जो करीब करीब 1.15 लाख रुपए हो रहा है। तो जिस पर्सन ने 5 लाख रुपए एसटीटी पे किया, 1.15 लाख रुपए
टैक्स भी पे करने चालू कर दिया तो उसके कितना सा बचा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्होंने की, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट में थी, वो ये थी। और आज तक किसी भी स्टॉक ब्रोकर ने इस कॉन्सेप्ट को नहीं उठाया कि आप किस थीम से एसटीटी लेके आए थे और आज आपने एसटीटी को लगा दिया है, एसटीटी को चालू रख रखा है और साथ में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी अलग से चार्ज कर रहे हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पता होगा अभी लग रहा है। अब यहां पर ये एसटीटी थोड़ा बहुत कम ज्यादा किया, मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, वो आप एक बात रखिए, मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। उसके बाद में 2014 में मोदी जी की सरकार आती है और मैं अगेन कहता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा स्टॉक मार्केट के फेवर की गवर्नमेंट रहती है। तो अपनी जगह चल ही रहा था, सरकार को कलेक्शन दे रहा था और साथ में उन्होंने देखा कि शेयर बाजार में लोग पैसा बहुत कमा रहे हैं, क्योंकि 2008 के बाद में कोई बड़ी मंदी आई नहीं थी। तो 2008 से लेकर 2018 तक आते आते बाजार में अच्छी वेल्थ क्रिएशन हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ हमारे पास कोई पैसा कलेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ एसटीटी में से पैसा आ रहा है। तो यहां पर दोबारा से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेके आ गए 10% की रेट से। अब जरा सोचिए, 2004 में 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था विद इंडेक्सेशन, या कोई इंडेक्सेशन नहीं लेना चाहता हो तो 10% था। हम ये मान लेते हैं कि 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। उस 10% को हटाकर एसटीटी लाए और 2018 में यानी कि 14 साल बाद में उस एसटीटी को तो रहने दिया और वो जो 10% टैक्स था वो दोबारा लेके आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये जस्टिफाइड है? मैं चाहता हूं कि सरकार के पास ये वीडियो पहुंचे और ओरिजिनली ये देखें कि 2004 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटाकर एसटीटी लाया गया और उस एसटीटी को एडवांस टैक्स कंसीडर किया गया उनके लिए जो 33% टैक्स दे रहे हैं, और जो 10% टैक्स दे रहे हैं उनके लिए एसटीटी एक लागत थी, कॉस्ट थी। लेकिन 2018 में आते आते उस एसटीटी को तो रहने दिया और 10% जो टैक्स लगता था वो दोबारा लेके आ गए। और इन द मीन टाइम जो एसटीटी एडवांस टैक्स मानी जाती थी उनके लिए जो ट्रेडर थे उसको एडवांस टैक्स की जगह अलाउड एक्सपेंसेस कर दिया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे नहीं पता कि वो क्वेश्चन किसने पूछा था, लेकिन क्वेश्चन इसी दर्द को बयां कर रहा था, जिसमें उन्होंने पूछा कि एक ब्रोकर इतने सारे काम करता है, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, पैसे इकट्ठे करता है और पैसे को लगाकर बड़ी रिस्क लेता है और बिजनेस करता है, वो कम पैसा कमा रहा है ब्रोकरेज में, जबकि ये स्लीपिंग पार्टनर जो गवर्नमेंट है वो 25,000 करोड़ रुपए कमा रही है। इस पे आपका क्या टेक है? तो उन्होंने बड़े हंसते हुए हवा में कर दिया उस बात को, जो एक बहुत जेन्युइन दर्द था। Okay, we have last two questions. Sorry, I told Shaina I have no answer for that, but a sleeping partner cannot answer sitting here. मुझे नहीं पता कि वो दर्द क्वेश्चन किसने पूछा, लेकिन एक जेन्युइन क्वेश्चन था कि 25,000 करोड़ रुपए सरकार कमा रही है एसटीटी से, लेकिन सारे इंडिया के सारे ब्रोकर्स मिलकर शायद 3,000 करोड़ रुपए भी नहीं कमा रहे होंगे। वो दर्द सही था, उसको हवा में मत उड़ाइए, प्लीज उस पर गहन चिंतन कीजिए। क्या वास्तव में आप पूंजी बाजार के साथ में न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं? इस बजट में मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर, आप इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। अब मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं। 2018 के उसके बाद में एक्चुअल में एसटीटी का कलेक्शन कितना हो रहा है? 19 में 11,500 करोड़ रुपए, 2020 में 12,300 करोड़ रुपए, 2021 में 16,900 करोड़ रुपए, 22 में 23,100 करोड़ रुपए, 23 में 24,900 करोड़ रुपए। तो 2024 में सितंबर का डेटा है कि अभी तक 14,000 करोड़ रुपए आ चुका था। अब आप सोचिए 25,000 करोड़ रुपए साल का कलेक्शन हो रहा है एज ए एसटीटी, और इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। और पहली बात तो शेयर बाजार में कमाना मुश्किल है, और कमा भी लेवे तो एसटीटी भी पे करे, लॉन्ग टर्म पे कैपिटल गेन भी पे करे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी पे करे। और आज भी हम डर रहे हैं कि सरकार ये लॉन्ग टर्म को 3 साल नहीं कर देवे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा नहीं देवे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा नहीं देवे और एसटीटी बढ़ा नहीं देवे। हम इस बात की चिंता करते हैं, हम असली मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपको लगता है कि जो मैंने बताई वो बिल्कुल सही है, तो आप सबसे पहले, मेरा रिक्वेस्ट ये है, ट्विटर पे एक चीज ट्रेंड कीजिए, आइदर एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों में से एक चीज होना चाहिए। और यदि एसटीटी लग रहा है तो बिजनेसमैन के लिए, यानी कि जो 33% टैक्स दे रहे हैं उनके लिए टैक्स एग्जेम्पशन होना चाहिए। ये मेरा सरकार से इस बजट में एक्सपेक्टेशन है, डिमांड रखता हूं मैं आप सभी की तरफ से डिमांड रखता हूं। क्या आप इसको फेवर करते हैं? तो नीचे कमेंट में कीजिएगा। और यदि आप इसको फेवर करते हैं तो मैं चाहता हूं कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके एरिया से, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं और उनसे कहें कि हम
कैपिटल मार्केट वालों को माफ करें और इन लोगों को एक जेन्युइन सा जो टैक्स बनता है वो लें। टैक्स किसी भी स्लैब से बनते हैं, हम भी देश के साथ हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम भी देश की प्रगति में अपना हिस्सा दे रहे हैं और हम भी देश की उन्नति चाहते हैं और हम भी देश को उतना ही प्यार करते हैं जितना आप प्यार करते हैं। लेकिन एक जेन्युइन सी बात मिडिल क्लास के लिए मैं आपके पास रखता हूं, क्योंकि याद रखिएगा मेरे लिए भी देश के लिए उतना ही प्यार है जितना आपके लिए है, क्योंकि मैं इस बात को बड़े गर्व से मानता हूं कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो टैक्स देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक जेन्युइननेस होनी चाहिए। इस आदर के साथ, इस सम्मान के साथ, इस हाथ जोड़ के विनती के साथ मैं आपसे विनती करता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूं कि कृपया इस पर ध्यान दें और इस मुद्दे को एक जेन्युइन से लेवल पर लेकर एक इन्वेस्टर्स के साथ, देश के इन्वेस्टर्स के साथ एक न्याय करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।